में जोधपुर के राजा उदयसिंह के बाद उसका छोटा बेटा सूरसिंह उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि इन राजपूत राजाओं की स्थिति सुखमय न थी। उनकी भूमियां सिद्धांत रूप से बादशाह की दी हुई जागीरें थीं। वे स्वयं बादशाह की आज्ञा से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में गेंद की तरह फेंक दिए जाते थे। उनकी सेनाएं और उनकी शक्तियां सम्राट की आज्ञा में रहती थीं। यदि सम्राट की इच्छा हो तो वह उत्तराधिकार में भी परिवर्तन कर सकता था। इसके साथ साथ एक और अलिखित आज्ञा भी थी। प्रायः सभी राजों ने जो अकबर की शरण में आए थे, अकबर या राजघराने के किसी दूसरे राजकुमार के साथ विवाह संबंध करके राजकीय क्षमा का मार्ग सुगम बना रखा था। इस प्रकार जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर ने अपने परंपरा के स्वाभिमान को दबाकर अपने घरानों की राजकुमारियां अकबर को दे दी थीं। जोधपुर ने अभी तक इससे कुछ ही अच्छा किया था। उसने स्वर्गीय राव मालदेव की बांदी से पैदा हुई पुत्री को अकबर के साथ ब्याह दिया था। लेकिन थोड़े ही दिन बाद मानवती जोधाबाई का विवाह सलीम के साथ करके यह जा मिला। इस प्रकार बादशाह की, सम्राट के घराने में किसी न किसी के भी दूसरे रजवाड़ों में शरण में आने पर साथ विवाह संबंध करने की प्रथा सी बन गई थी। इन विवाह संबंधों से अकबर के हृदय में हिंदुओं के प्रति विरोध की मात्रा घट गई थी। इन्हीं संबंधों के अपने राज्य के कोने कोने में फलस्वरूप अकबर यह घोषणा करा देने के योग्य हुआ था कि भारतवर्ष में वह हिंदू और मुसलमान दोनों की वरन हिंदुओं की अधिक संख्या का सम्राट है। अकबर के इन प्रयत्नों के जो कारण प्रत्यक्ष हैं, उनको छोड़कर निंदनीय कारण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु राजपूतों का भी यह संदेह कि इस प्रकार अपने आप को गिरा रहे हैं निराधार न था। संसार के इतिहास के मध्यकाल में राज्य शक्ति राजाओं के व्यक्तिगत गुणों पर अवलंबित थी। प्रश्न होता है कि क्या इस बात का कोई निश्चय था कि धार्मिक आज्ञाओं के विरुद्ध अकबर ने जो लौकिक शासन पद्धति ग्रहण की थी, वह आगे भी जारी रह सकेगी? इसका आधार किसी अवस्था पर न था। यह समय की परिस्थितियों पर निर्भर करती थी। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि अकबर मृत्यु के पश्चात आधी सदी तक भी यह राज्य प्रणाली स्थिर न रह सकी। राजपूत राजे अपने मन में यह सोचते थे, यद्यपि उनका ऐसा सोचना था निरर्थक ही, कि एक जीवन अवस्था या पीढ़ी के ही नहीं, वरन शताब्दियों के बनाए हुए नियमों को क्या एक सम्राट के विचित्र विचारों के लिए चाहे वे कितने ही सद्भाव पूर्ण क्यों न हो छोड़ देना बुद्धिमत्ता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, उनका ऐसा सोचना नितांत निरर्थक था, क्योंकि अधिकांश राजपूत राजे सम्राट की इच्छाओं का विरोध न कर सके। तो भी राजपूतों का इन विवाह संबंधों को आपत्तिजनक समझना बंद न हुआ। राजपूतों में यह कहावत चली आती है कि अकबर मुसलमान शहजादियों का विवाह भो राजपूत राजकुमारों के साथ करना चाहता था, क्योंकि वह सोचता था कि भारत में मुसलमानों के शुद्ध और ऊंचे घराने इतने नहीं थे कि जिनमें सम्राट के घराने की राजकुमारियां ब्याही जा सकें। परंतु कहा जाता है कि राजपूत डरते थे कि मुसलमान राजकुमारियों का प्रवेश हमारे अंतःपुर में हो जाने से हमें जातिपाति के बंधनों को भी तोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने केवल अपनी ही लड़कियां बादशाही राजकुमारों को देना स्वीकार किया। संभवतः इन विवाह संबंधों से होने वाली लज्जा को ढकने के लिए यह पारिवारिक भाटों की गढ़ी हुई कल्पित कहानी है, परंतु इस बहाने का होना इस बात को जरूर प्रमाणित करता है कि कोई बहाना बनाना आवश्यक समझा गया था। इस विश्वास को फैलाने का दायित्व कर्नल टाड पर है कि जो राजपूत राजे अकबर की अधीनता स्वीकार करते थे, उनकी राजकुमारियों के लिए मीना बाजार में जाना आवश्यक होता था। इससे भी राजपूत रुष्ट हो सकते थे, परंतु प्रतीत होता है कि तब मीना बाजार जारी नहीं हुआ था। राजपूतों की और भी कई छोटी छोटी बातें अपमानजनक जान पड़ती थीं, परंतु उन्हें वे सब सहनी पड़ती थीं।
उदाहरणार्थ बादशाही डेरे पर पहरा देना, दरबार में खड़े रहना और अपने बाजों को बंद करना। यह सब राजपूतों के स्वाभिमान के लिए चुभते हुए कांटे थे। परंतु राजपूत राजे यदि चाहते तो इनसे बच भी सकते थे, जैसा कि बूंदी के हाड़ों ने किया था। इन सब बातों का करना प्रताप के लिए भी आवश्यक था। उसके लिए जरूरी था कि पहले वह और फिर जागीर के मेवाड़ को सम्राट के अधीन कर दे, रूप में उससे वापस पाए। बादशाही दरबार में स्वयं रहे या अपने ज्येष्ठ पुत्र को वहां रहने दे, मेवाड़ के राजघराने की एक बादशाही घराने में किसी के साथ करे। राजकन्या का विवाह थोड़े शब्दों में यूं समझिए कि वह अपने परिवार की स्वाधीनता को कल के उन्नतिशील लोगों के अधीन करके अपने सिद्धांतों का बलिदान कर दे। इसके बदले में स्वराज्य हे डोईवर आलेल्या धगधगत्या सूर्यासारखे पोते कर्ण को मिला ते कायम धगधगतच राहिलं पाहिजे। देश में सबसे बड़ा परकीय आक्रमणांच्या काळरात्री येतच राहते। अशा या काळरात्रींना मधोमध चिरायलाच आपण केशरी रंग बनून जन्माला यायचं। पर से उठा लिया जाता तो मेवाड़ फिर पहले की भांति धनधान्य से भरपूर हो जाता। वहां के राजकुमार मुगल सम्राट के दरबारियों में किसी से भी कम न होते। वे सुखविलास की गोद में पलते और उनको जीवन का आनंद सुलभ होता। परंतु इसके विपरीत दूसरा कौन सा मार्ग था? यदि था तो यही कि वह शिकारी कुत्तों के आगे हिरनी की तरह बनों में भागा भागा फिरे। यह काम कितना कठिन था और इससे प्रताप के हृदय में इस भाव की जागृति रहती कि वह शताब्दियों की मान मर्यादा की रक्षा कर रहा है तथा अपने पितामह सांगा की भांति मुगल सम्राट रूपी उदीयमान नक्षत्र के सामने नतमस्तक नहीं हुआ तथा स्वतंत्रता देवी की पूजा एक छोटी सी झोपड़ी में भी की जा सकती है। प्रताप ने इन दो विकल्पों में से अपने लिए कौन सा चुना?